अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलाम शबीर और आप देख रहे हैं अटक टुडे न्यूज़। आज मेरी मेहमान हैं मैडम रज़वाना राजा, एडवोकेट हैं। सबसे पहले इनसे सवाल है कि पाकिस्तान में वकला ने अब तक आवाम को इंसाफ की फराहमी में मजमूई तौर पर क्या किरदार अदा किया है? क्या बार ने इस हवाले से हक अदा किया है या नहीं? ऐसा है कि आइन और वकला का साथ तो चोली दामन का है। वकला को हमेशा आइन का मुहाफिज समझा जाता है। तहरीक पाकिस्तान से लेकर अब तक जितनी भी तहरीकें चली हैं उन सब में वकला ने अहम किरदार अदा किया है और वकला हमेशा सुपरमेसी ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की बका के लिए जदोजहद करते रहे हैं। आप देखें कि जितनी भी तहरीकें चली हैं, जहाँ पर भी जो भी अवामी तहरीक है, उसमें हमेशा वकला ने अहम किरदार अदा किया है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि आइन के अगर जो मुहाफिज हैं वो वकला हैं। जहाँ पर भी आइन शिकनी की जाती है, जहाँ पर भी कहीं आइन की जहाँ पर भी आइन शिकनी की जाती है, वहाँ पर वकला जो है वो पेश होते हैं आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और उसके अलावा जहाँ अवाम की हकूक़ की बात आती है, अवाम के लिए आवाज़ उठाने की बात आती है, तो वहाँ पे वकला हमेशा सामने खड़े होते हैं। तो अवाम को तो हर आमरीत के दौर में अवाम की आवाज़ को दबाया गया, अवाम को जो है वो खामोश करवाया गया, लेकिन वकला ही माशरे का, पाकिस्तान के माशरे का स्पेशली एक ऐसा तबका है जो कि जिनको खामोश नहीं करवाया जा सकता। कि अगर वो कहीं किसी बात पर डट जाते हैं, कहीं किसी बात पर जहाँ पर आइन शिकनी हो, जहाँ पर जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ हो, जहाँ पर जो जनरल पब्लिक है उसके राइट्स का क्वेश्चन हो, तो वहाँ पर वकला ही डट कर खड़े होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वकला ने हमेशा आम अवाम के लिए और आइन की बालादस्ती के लिए और अवाम को उनके हकूक़ का बारे में आगाही देने के लिए अहम किरदार अदा किया है। मुल्क की निज़ाम इंसाफ को किस किस्म की इस्लाहात दरकार हैं? देखिए, मुल्क की निज़ाम इंसाफ में हमेशा जो भी कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी जुडिशल सिस्टम होता है, वो सिर्फ ये पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के बारे में नहीं, बल्कि जहाँ पर भी कोई भी सिस्टम चल रहा होता है, उसमें हमेशा इस्लाह की ज़रूरत होती है। हमेशा अगर कोई परफेक्ट भी चल रहा है, तो उसमें ये होता है कि इस्लाह की गुंजाइश ज़रूर होती है। तो इसमें कोई स्पेसिफिकली तो मैं नहीं बताऊँगी कि यहाँ पे जो है ना, मैं वो बता सकती हूँ कि किस किस्म की जो है वो इस्लाहात मज़ीद इसमें दरकार है या इसमें कौन-कौन सी जो है वो इस्लाहात हो सकती हैं। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि इस्लाह के लिए जो है वो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी जुडिशल ऑफिसर्स हैं, उसके अलावा जो लॉयर्स हैं, वो अपना काम ऐसे तरीके से करें। वहाँ पे कोई जो भी लोग जो जनरल पब्लिक है, जो इंसाफ के हसूल के लिए अदालतों में आती हैं, तो उनको इंसाफ फराहम करने में अहम किरदार जो है वो वकील ही अदा कर सकते हैं। इस्लाह की हर जगह ज़रूरत होती है, इसीलिए टाइम टू टाइम जो लॉज हैं उनमें अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, जो पेनल्टीज हैं उनको अमेंड किया जाता है, जो कोर्ट रूम्स हैं या जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरह नंबर ऑफ जजेस जो है वो उनकी तादाद जो है वो बढ़ाई जाती है। ये नंबर ऑफ जजेस जो है वो एक्सटेंड किए जाते हैं। ये सारी इस्लाहात हैं जो टाइम टू टाइम आपकी अमेंडमेंट्स होती हैं, वो सारी जुडिशल सिस्टम को जो है वो बेहतर करती हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका लॉ मजबूत होगा, जितना ज़्यादा आपका प्रोसीजर जो है वो फ्रेंडली होगा, तो उतना ज़्यादा जो है वो आवाम को स्पीडी जस्टिस मिलेगा। और जितना वो इक्विटी का एक मैक्सिम है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, तो ये है कि जितना इंसाफ जो है वो देर से मिलेगा, उतना ही वो ना मिलने के बराबर होगा। मुकदमात में साला साल बल्कि नस्ल दर नस्ल जो ताख़ीर होती है कि कहाँ पर फॉल्ट मौजूद है? फॉल्ट तो तीनों जगह पर है। जहाँ पर ये बात करें कि कुछ लिटिगेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे आपके सिविल नेचर के केसेस होते हैं, उनमें कुछ लिटिगेंट्स जो हैं वो खुद भी नहीं चाह रहे होते, कुछ पार्टीज जो है वो खुद भी ये चाह रही होती हैं कि उनके फेवर में होता है कि जो मुकदमात हैं वो डिले हों। बाकी कुछ जहाँ तक जो है वो हाथ हमारी कुछ जो लॉज हैं उनमें जो प्रोसीजर है उसका भी है कि वहाँ पर इतने लेक्यूनाज मौजूद हैं, लॉज में प्रोसीजर जो है वो इतना लेंथी है कि उसको प्रॉपर अडॉप्ट करते करते टाइम जो है वो ज़्यादा निकल जाता है। तो कुछ जो है जैसे क्रिमिनल केसेस हैं, तो उसमें जो पुलिस है उसकी एज अ विटनेस जब ज़रूरत पड़ती है, तो डेफिनेटली उनके और भी बहुत सारे टास्क होते हैं, तो वो प्रॉपर टाइम पे कोर्ट में अगर नहीं पेश हो सकते या कुछ चीज़ें और ऐसी हैं जिनको अगर इम्प्रूव किया जाए, तो मेरे ख्याल में जस्टिस जो है वो जल्दी और स्पीडी ट्रायल्स हो सकती हैं। इस सिलसिले में मॉडल कोर्स जो है वो उनका इनेकाद किया गया है और उसमें जल्दी जो है वो ट्रायल्स हो रही हैं।
ऐसा नहीं है कि अभी वो पुराने वाला ही जो है, वो जो सालों साल वाला कंसेप्ट है कि नस्ल दर नस्ल है, उसमें अब बहुत हद तक मेरे ख्याल में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट्स जो है वो आ गई हैं। आपके नुक्ता नज़र से फिर इस मसले का हल क्या है? इस मसले का हल देखिए, अब तो इतना फास्ट हो गया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के, अगर जो है वो किसी भी विटनेस को आपने रिकॉर्ड करवाना हो तो वो थ्रू व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स और थ्रू जो है वो ऑनलाइन जो भी उसमें जो मेथड है वो अवेलेबल है, उसके तहत उसको जो है वो लेके लिंक के जरिए तो उसको गवाह को क्रॉस एग्जामिन भी किया जा सकता है, चीफ भी किया जा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे गवाहान होते हैं जिनकी एक पुलिस स्टेशन से ट्रांसफर होके और कहीं और दूर दराज के इलाकों में चली जाती है, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो वहां से ट्रैवल करके आए, या जो भी उनकी डिपार्टमेंटल की इसके अलावा भी जो भी उनकी एंगेजमेंट्स होती हैं उनको छोड़कर तो वो पहुंच सके। तो उसके लिए अभी जो ये है इलेक्ट्रॉनिक मेथड है एविडेंस रिकॉर्ड करने का, वो अदालतें अडॉप्ट कर रही हैं और उससे बहुत हद तक जो है वो इस्लाह हो चुकी है, और उसकी वजह से ही जो अभी हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो काफी हद तक इम्प्रूव हो गया है। आपने अब तक कितने गरीब और नादार लोगों के मुफ्त केस लड़े? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल हो गए हैं, अभी मैं 13वां साल में है, तो इसमें बहुत सारे केसेस मेरे तक, जो मेरे अपनी ज़ात तक होता है कि जो भी लिटिगेंट, जो भी साइल मुझ तक आके ये पहुंच के कहता है कि मतलब मैं जो हूँ वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसको उसके हकूक दिलवाऊं। और ज़्यादातर जो है वो हमारे यहाँ पे ये है कि कोर्ट से भी कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जो है क्रिमिनल केसेस में जिनमें वो लॉयर नहीं कर सकते, तो उसमें हमारा जो है वो इसका जुडिशल सिस्टम में भी है, प्रॉपर केसेस होते हैं जो कि थ्रू कोर्ट जिनकी फ़ी जो है वो सरकार पे करती है, तो उसके जरिए होता है। बाकी फैमिली केसेस मेरे पास बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्री में चल रहे हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे लोग जो कि जिनके अगेंस्ट जो है वो प्लांटेड क्रिमिनल केसेस बनाए जाते हैं, तो उनके भी बहुत सारे केसेस किए। अभी एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं बता सकती कि कितने जो है वो केसेस किए हैं, लेकिन कोशिश अपनी तय यही होती है कि जो भी आपका जो है वो जो आप तक पहुंचता है एटलीस्ट आप उसको हेल्प आउट कर दो। आपने बताया कि आपके 12 साल हो गए हैं। इस अरसे में कोई ऐसा केस जिसका आपको आज तक याद हो कि मैंने वो केस अगर इस तरीके से लड़ा होता तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था? कि इस्लाह की गुंजाइश हमेशा होती है, और एक वकील जो होता है वो स्टूडेंट ऑफ द लॉ होता है, और जो स्टूडेंट ऑफ द लॉ होते हैं वो हमेशा पढ़ता रहता है, सीखता रहता है, और ये हर रोज की कहानी है कि जब हम कई केसेस अभी मेरे पास जो पेंडिंग है उनमें जो है वो मैं जब आप सोचते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो फाइल्स में जब देखती हूँ तो मैं ये देख रही होती हूँ कि जो इनसे पहले केसेस किए थे उनमें ये वाली चीज जो है वो मैंने अडॉप्ट नहीं की, या ये वाला जो है वो पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं किया, तो मैं इसमें जो है वो ये करूंगी। तो इस्लाह की जरूरत तो हर वक्त होती है, और हर केस में होती है कि हर दिन आप एक नई बात, एक नई चीज आप सीखते हैं, और जिस दिन वकील सीखना छोड़ देता है, या जिस दिन वकील ये समझता है कि मैं आज जो है वो सीख चुका हूँ, तो मेरे ख्याल में वहां से वकील का सवाल शुरू हो जाता है। वकील ने तो रोज बुक पढ़नी है। मेरे टीचर होते थे सकीर कादरी साहब, तो अल्लाह ताला उनको खुश रखे कि उन्होंने हमें एक बात बताई थी। उन्होंने बोला था, वो हमें पाकिस्तान पीनल कोड पढ़ाते थे, तो उन्होंने बोला था कि अगर रात को भी आपने सेक्शन ऑफ लॉ पढ़ा है तो सुबह फिर आप दोबारा जब केस अपना प्लीट करने लगे तो आप पढ़ के जाएं। उसकी वजह यह है कि हो सकता है वो रात में चेंज हो गया हो। इंसाफ का असूल जिस कदर तवील होता है उस कदर महंगा भी होता जा रहा है। इस बारे में बार ने कोई अमली इकदाम उठाए हैं कि नहीं? पहले आपको बताया है कि वो जो प्रॉपर केसेस है उसमें कोशिश ये होती है कि जो नीडी क्लाइंट्स हैं, जो नीडी लिटिगेंट्स हैं, उनको जो है वो कोशिश की जाती है कि इंसाफ जो है वो उनको फ्री में मुहैया किया जाए। इस पे जो है वो कितने हद तक आप कामयाब होते हैं और कितने हद तक जो लिटिगेंट्स हैं वो सेटिस्फाई होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको जो है वो कैसे लोगों के साथ वास्ता पड़ा है। अदरवाइज अटक बार के वकला को मैं ये खराज तहसीन पेश करूंगी कि अटक बार के वकला हमेशा ही बहुत ही कोऑपरेटिव रहे हैं, और मैं बहुत सारे लोगों में, बहुत सारी जगहों पर जो है वो मेरी इस बात पर डिस्कशन होती है। जो बाकी बार्स है उनमें अगर आप देख लें तो वहाँ पे जो क्राइटेरिया है या जो मामलात हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, लेकिन अटक बार के वकला हमेशा ही जो है वो गरीब लिटिगेंट्स जो हैं उनको सपोर्ट करते हैं, और हमेशा इनका सपोर्टिव रोल रहा है। ख्वातीन के लिए वकालत का शोबा कैसा रहा है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मुझसे
हमेशा ही लोग करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि जो खवातीन हैं वो आजकल पुलिस में जा रही हैं, फाइटर जेट चला रही हैं, बहुत अच्छी जो है ना वो गायनिकोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छी पीएचडी की डिग्रीज होल्डर है। तो खवातीन के लिए लॉ कोई ऐसा उस वाला पेशा तो नहीं है कि जिसमें आपने फाइट करनी है, जिसमें आप कोई जंगजू वाला आपने करना है, कोई आपकी वहां पे जो है ना वो इस किस्म की प्रैक्टिस है कि आपने फायरिंग करनी है। तो यहाँ पर तो ये है कि आप कितनी टैलेंटेड हैं। आप जब टैलेंटेड हैं तो लोग आपको जरूर रिकग्नाइज भी करते हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट भी देते हैं और लोग आपको काम भी देते हैं। हालांकि जो अटक बार है, यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने डिस्करेज किया कि यहाँ पे आपको जो है ना वो एज अ फीमेल लॉयर शायद स्कोप नहीं है। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस बार से ही इज्जत कमाई, इस बार से ही अगर मैं आज रिजवाना राजा हूँ, आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये इस बार का ही एहसान है कि मैं हूँ, इस प्रोफेशन का ही एहसान है कि मैं हूँ। तो मेरे ख्याल में तो जो ये प्रोफेशन है, ये इतना नोबल प्रोफेशन है, इतना आपको ये प्रोफेशन इतनी ज्यादा आपको रिस्पेक्ट देता है कि जितना आप काम करते हो उससे ज्यादा आपको ये ऑन करता है। तो अब कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें जो है वो फीमेल्स काम नहीं कर सकती या फीमेल्स के लिए वो सूटेबल नहीं है। वो तो मेरे ख्याल में 100 साल पुरानी बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी 52% पॉपुलेशन जो है वो फीमेल्स है। तो 52% पॉपुलेशन में से अगर आप जो है ना 48% सारे मेल तो एजुकेटेड नहीं है, उनमें से भी जो आपका लिटरेसी रेट है वो पंजाब में सबसे ज्यादा है। बाकी प्रोविंसेस में तो लिटरेसी रेट जो है वो 100% का, वो आपका 50% का, वो आपका 40% है, वो भी मेरे ख्याल में पंजाब में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मुझे बताएं कि 51% जो आपकी पॉपुलेशन है उसको आप इसीलिए घर बिठा देंगे, ये प्रोफेशन आपको सूट नहीं करता और इस प्रोफेशन के लिए आप सूट नहीं करती, तो ये तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो आपका इकोनॉमी है जो आपकी मुल्क की, उसके लिए बड़ा जरूरी है कि औरतें जो है वो हर काम करें। और अगर आर्मी में औरतें बहुत अच्छा लेफ्टिनेंट जो है वो कर्नल हैं, अच्छे महाजों पर वो काम कर रही हैं, तो लॉ तो बहुत इजी सा प्रोफेशन है। यहाँ पे औरतों के लिए कोई मसाइल नहीं है। हाँ, डिपेंड करता है कि औरत काम कैसे करना चाहती है और औरत किस तरह अपने आप को साबित करती है कि वो कितनी टैलेंटेड है। वकालत के शोबे में आने के बाद घरेलू निज़ाम कितना मुतासर हुआ है? घरेलू निज़ाम बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होता। घरेलू निज़ाम क्यों मुतासिर होगा? घरेलू निज़ाम अगर एक औरत जो है वो टीचिंग कर रही है तो उसका मेरे ख्याल में ज़्यादा टफ टास्क है। एक औरत अगर बैंकर है तो उसका उससे भी ज़्यादा टफ टास्क है कि वो 8 to 5 o'clock उसने जो है वो स्टक रहना है और उसका जो है ना वो कोई ऑफिसर है जो उसे छुट्टी देगा तो वो घर जाएगी। तो वकालत तो आपका अपना बिजनेस है। वकालत में तो आप आए सुबह 8 बजे से जो है वो आप अपने सारे केसेस जो है वो प्लीड करें। अगर इन केस आपको घर में जाना है, आपको बच्चे का कोई इशू है, आपको घर का कोई इशू है, तो बीच में 30-40 मिनट्स, 1 घंटा आप निकाल के घर को भी टाइम दे सकते हैं, वापस फिर आप अपना ऑफिस ज्वाइन करें। तो वकालत तो आपका पर्सनल बिजनेस है। आप मुझे बताएं, अब आपका पर्सनल बिजनेस जो है वो सहाफत है, तो आप किसी भी टाइम अपना काम कर सकते हैं। अपना काम रिकॉर्ड करके उसके बाद आप उसको जो है ना वो ऑनलाइन उसको कर देंगे, शेयर कर देंगे। तो इसी तरह वकालत का काम भी जो है सुबह 8 बजे से लेके 3:30 बजे तक, इस टाइम पे हमारी जो है वो वर्किंग आवर्स हैं। तो 8 बजे से लेके 3:30 बजे तक मैं बीच में से 1 घंटा, 1 से 2 बजे जो जजेस की ब्रेक होती है उसमें मैं अपने बच्चों को पिक करने भी जा सकती हूँ स्कूल। और वकालत में तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। हाँ, टीचिंग में जो बेचारियां इतनी दूर दूर जो है जिनकी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, उसके अलावा डॉक्टर्स होती हैं जिनकी जो है ना वो छुट्टी नहीं मिलती, 30-40 मिनट्स के लिए भी इवन उनको जो है ना वो स्पेयर नहीं किया जाता, तो वो मेरे ख्याल में थोड़ा उनके लिए है। तो घरेलू लाइफ अगर इन प्रोफेशन से या इस तरह से डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाए तो फिर वही जो मेरा वो जो पहले क्वेश्चन का आंसर था कि 52% पॉपुलेशन को तो आप इसीलिए घर बिठा देंगे, आपके लिए जो है ना ये काम करने से आपका घर डिस्टर्ब होगा, आपके बच्चे डिस्टर्ब होंगे। तो फिर 48% में से भी आप जो है वो 50%, 24% को जो है वो काम पे लगा दें, तो फिर आप ये भी एक्सपेक्ट करें कि हमारा जो मुल्क है वो तरक्की करे, इंटरनेशनल लेवल पे जाके जो है वो आगे बढ़े। तो वो तो फिर खाम ख्याली है, वो तो फिर आपका ये ख्याल पूरा नहीं हो सकता। सिर्फ 24% पीपल जो है वो काम करें और बाकी जो है वो 76% वो घर बैठे। वकील का माशरे में क्या मकाम है और क्या काले कोर्ट ने अपनी हुर्मत जो है उसको बरकरार रखा हुआ है या नहीं? वकील जो है वो ही तो लॉ नोइंग है। बाकी अगर आपने पीएचडी की हुई हो
तो वकील की नज़र में तो आप लेमैन है। आपको नहीं पता कि आपकी ट्रैफिक पुलिस ने अगर आपको रोका है तो उसके पास क्या क्या पावर्स है, वो आपसे क्या क्या इंस्पेक्ट कर सकता है। तो वकील ही तो वो हस्ती है जो सिर्फ लॉ को जानता है, और जब आप लॉ को जानते हैं और लॉ को ओबे करते हैं, उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। कानून की बालादस्ती के लिए वकीलों ने हमेशा जो है वो किरदार अदा किया है। लोगों को कानून से मुतल्लिक आगाही देने में वकील हमेशा पेश रहे हैं। और वकील अगर एक दिन का भी है, एक दिन का तो वकील देखें, उसने अगर 5 साल पढ़ा है, लॉ पढ़ा है, लॉ के सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो उसके बाद वो एक दिन का तो वकील नहीं है। अगर वकील अपने राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, अपने राइट्स के लिए खड़ा नहीं हो सकता, तो मेरा नहीं ख्याल फिर उसको अपने आप को वकील कहलवाना चाहिए कि मैं वकील हूँ। क्योंकि ये जो काला कोट है ना, ये आपकी पावर है। अगर ये आप बात समझ जाएं कि मेरी पावर ये काला कोट है, मेरी पार्टी ये काला कोट है, तो फिर दुनिया में कोई भी इंसान आपको शिकस्त नहीं दे सकता। जो नई ख्वातीन वकला आ रही हैं, उनके लिए आप कितनी मुआवन साबित होंगी? अभी भी मेरे पास 4 जो है वो फीमेल एज अ जूनियर्स मौजूद हैं। जब आप कोर्स को ज्वाइन करते हो बतौर अप्रेंटिस या बतौर लॉयर, तो आपको एक सीनियर की ज़रूरत पड़ती है जो आपको अदालत के तौर तरीके, यहाँ पे जो प्रोसीजर है उसको समझाए, आपको कोर्ट में, बार में थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाए। तो वो बस इसी हद तक होता है कि आप उनको बतौर अप्रेंटिस जो है वो सिखा सकते हैं। अदरवाइज और कोई भी किसी भी सीनियर का किसी भी जूनियर के ऊपर इससे ज़्यादा और कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। देखिए, सारी ज़िंदगी आप जो है 18-20 साल पहले भी पढ़ के आते हैं, आपके पहले भी बहुत सारे असातिज़ा होते हैं जिनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो कोर्स में जो 6 महीने की आपकी अप्रेंटिसशिप है, वो मस्ट है कि आप किसी भी सीनियर लॉयर को ज्वाइन करें। तो वो भी बस इसी हद तक है। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सीनियर किसी भी जूनियर के ऊपर जो है इससे ज़्यादा असरअंदाज हो सकता है या होना चाहिए। बतौर रज़वाना राजा, आपको किस किस्म के लोग पसंद हैं? मुझे कॉन्फिडेंट और बोल्ड लोग पसंद हैं, जो एक दफ़ा अगर किसी हक सच बात पर खड़े हो जाए, किसी के साथ भी खड़े हो जाए, तो फिर विदाउट एनी लेम एक्सक्यूज उसके साथ खड़े रहें। फिर चाहे पहले एक दफ़ा आप अपने साथ डिटरमिन हो जाएं कि मैंने ये काम करना है, और ये अपने आप को बता दें, अपने आप को समझा सकें कि ये काम ठीक है और वो काम नेकी का है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने ज़िद लगानी है। बाज़ औक़ात मैं भी गलत हो सकती हूँ, आप भी गलत हो सकते हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो भी किसी मामलात में कुछ गलत हो सकते हैं, इंसान है, फ़ता का पुतला है। लेकिन जहाँ पर आपको पता है कि मैं एक अच्छाई के लिए जो है मैंने स्टैंड लिया है, तो वहाँ पर आप फिर डिटरमिन रहें, वहाँ पर फिर आप जो है वो बुज़दिली ना दिखाएं। मुझे बस बुज़दिल लोग पसंद नहीं है, बहादुर लोग पसंद हैं। जो बात करें दिलेरी के साथ करें, दिलेरी के साथ खड़े हों, जिसके साथ खड़े हों पता चले उसको कि आप उसके साथ खड़े हैं, और जिसके खिलाफ खड़े हों उसे भी एक बार आप बता दें कि मेरे खिलाफ कोई खड़ा है। फिर दरमियानी रास्ता कोई नहीं है। नाज़रीन, ये थी मैडम रज़वाना राजा। बड़ी तफसील के साथ इन्होंने मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए हैं। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़ जी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।